एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। आप सबको पता है कि सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको जो है संविधान के अंक के बारे में, लास्ट वीडियो हमारी यही रही थी, तो पहले वो वीडियो देखिए। संविधान के अंक के बारे में बताया था, 4 मैंने आपको अंक बताए थे और प्रस्तावना के बारे में बताया था, और उनसे जुड़े कुछ केसेस थे, संविधान से जुड़े कुछ केसेस थे, 2 केसेस के बारे में बताया था। तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आज की वीडियो देखिए। आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, आज रात को सिर्फ यही एक ही वीडियो डलेगी। सुबह उठ के फिर मैं जो है आगे आपको अगली वीडियो भी दे दूंगी सिविक्स की। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे संविधान के स्रोत, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, वो कल सुबह डल जाएगी। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि साथ साथ अब मैं हिंदी भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ग्रामर करवाऊँगी, हिंदी व्याकरण करवाऊँगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कल रहेगा वो संज्ञा रहेगा। ठीक है, साथ साथ अब हम उसकी भी रिवीजन करेंगे और आपको कुछ मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मैं एक दिन छोड़ के आपको हिंदी की जो भी वीडियो दूंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपने ज़रूर करने हैं। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी सिविक्स पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ आपने मैक्सिमम शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, एजुकेशनल जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, तो वहाँ मैक्सिमम शेयर करिए और जो मेरे चैनल को और बढ़ाइए, ताकि मैं आपको आपके सामने लाइव आके आपको बोर्ड पे करवा सकूं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमारी फैमिली में जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 जब मेंबर ऐड हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं लाइव आ पाऊँगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब कितना जल्दी फास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने नोट्स आप खुद बनाते जाइए। और जो मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो वीडियो में मैंने लर्न करवाना है, तो वो तो मेरा काम है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, आपको पता है जब हमारा संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है पहले की वीडियो में, लेकिन वर्तमान में जो हैं 12 हैं। इन 12 के बारे में जो हैं हम आज की डेट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में आपको भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली अनुसूची में क्या हमें मिलता है? तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ के अंडर जितने भी राज्य हैं, उनके जो क्षेत्र बटे हुए हैं, उनका हमें उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि देश में हमारे पूर्ण राज्य 28 हैं और केंद्र शासित जो राज्य हैं वो हमारे 8 हैं। ठीक है, तो इन सब का उल्लेख जो मिलता है हमें पहली अनुसूची में मिलता है, जो भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अनुसूची यानी कि जो सेकंड अनुसूची में आपको क्या मिलता है, जो आपको याद रखना है कि जो भारतीय पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, उनके भत्ते और उनके पेंशन का उल्लेख मिलता है। अब ये पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा सभापति हो गया, लोकसभा उपाध्यक्ष हो गया, राज्य उपसभापति हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले उनके वेतन की, किस पदाधिकारी को यानी कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उसको कितना भत्ता मिलता है, और जब रिटायर हो जाता है तब उसको कितनी पेंशन मिलती है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। आपको मैंने पदाधिकारी के बारे में बता दिया कि मैं किन किन की बातें कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि आपको सेकंड अनुसूची में क्या देखने को मिलता है। संविधान की सेकंड अनुसूची में तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और उनके पेंशन का हमें पता लगता है। और फर्स्ट अनुसूची में हमें क्या पता लगता है? भारतीय संघ, उसके राज्य क्षेत्रों का पता लगता है। केंद्र शासित जो हमारे राज्य हैं वो 8 हैं, लेकिन पूर्ण राज्य हमारे कितने हैं? 28 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CAG भी हो गया, AG भी हो गया, ये इनके अंडर ही आते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड अनुसूची में क्या होता है? थर्ड अनुसूची में भारतीय पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। जब जब भी कोई पदाधिकारी जो पद ग्रहण करता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, वो जब पद ग्रहण करता है तो उसको कोई शपथ दिलाता है, तो उसकी शपथ का जो उल्लेख है वो हमारी थर्ड अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। फोर्थ अनुसूची में हमें क्या मिलता है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि वो राज्य क्या काम कर रहे हैं, तो उनका उल्लेख जो मिलता है हमें राज्यसभा में मिलता है। फिफ्थ अनुसूची में हमें क्या मिलता है? भारत के अनुसूचित जाति क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन
और नियंत्रण का हमें उल्लेख मिलता है। यानी कि कहीं भी अगर आपको पता लग जाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति का कहीं पर आपको पता करना है, तो ये सब आपको हमारी अनुसूची 5th यानी अनुसूची 5 में आपको इन सब चीज़ों का पता लगता है कि वहाँ पर किस प्रकार का वहाँ पर प्रशासन चल रहा है और उस पर किस प्रकार का नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। तो उसका सारा उल्लेख इन दोनों जाति और जनजाति अनुसूचित का उल्लेख जो हमें अनुसूची 5 में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 में हमें क्या मिलता है? असम, ये आपको जो है राज्य याद रखने हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का हमें उल्लेख मिलता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरी जाति और जनजाति की यहाँ पर बात हो रही है अनुसूचित, लेकिन यहाँ पर आपको 4 राज्य मेन है जो याद रखने हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ATM, अगर मैं गलत नहीं हूँ, असम, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय एक और ऐड कर लीजिए, ठीक है। ATMM, जैसे एम में एक सिंगल आता ना है, ATM में डबल कर लीजिए। इस तरह आपको ये चीज़ अब याद हो गई होगी। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्षेत्रों के प्रशासन और हमें नियंत्रण का उल्लेख किस में मिलता है? तो हमें मिलता है अनुसूची 6 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 7 में हमें क्या मिलता है? इसमें हमें 3 प्रकार की शक्ति सूचियों का उल्लेख मिलता है। इसमें शक्तियों का विभाजन का उल्लेख मिलता है। आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि कितनी सूचियाँ हमारी, ये बार बार, ये तीसरी बार शायद मैं आपको बता रही हूँ। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघीय सरकार, इसमें जो केंद्र सरकार का उल्लेख मिलता है। राज्य सूची में हमें राज्य सरकार देखने को मिलती है। समवर्ती सूची में हमें केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के काम मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और आपसे मैंने लास्ट में पूछा भी था, शायद लास्ट ही वीडियो से, उसमें मैंने पूछा था शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, तो कमेंट में आज भी आप यही बताइए, ठीक है। पुलिस किस में आती है, रक्षा किस में आती है, तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि संघ सूची में जैसे 97 विषय थे, अब 100 हैं। 66 थे, 61 हो गए हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब वर्तमान में हो गए हैं 52। अब देखिए संघीय सूची के जो है कि मैं आपको बता रही हूँ कि किसके अंडर क्या आ रहा है। तो संघीय सूची में आपको रक्षा, यानी कि मैंने अभी आपसे पूछा है ना कि रक्षा किस में आती है, तो जो रक्षा होती है वो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और विदेशों के विदेश परमाणु, वो भी केंद्र सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डाकघर भी केंद्र सरकार के अंडर आता है और रेलवे भी, ठीक है। राज्य सूची जो राज्य सरकार के अंडर होती है, उसमें पुलिस आती है और परिवहन आती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि अगर पुलिस की बात होती है तो मध्य प्रदेश पुलिस लिखा होगा, MP पुलिस लिखा होगा। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पुलिस लिखा होता है। तो वो राज्य की बात हो रही है ना। अब ये तो है नहीं कि MP का बंदा हरियाणा आ जाएगा या हरियाणा का बंदा MP चला जाएगा। अगर दोनों इधर आते हैं, मतलब मान लीजिए कि MP का बंदा अगर हरियाणा में आता है, तो हमें पता लग जाएगा कि MP सरकार की है, MP पुलिस है ये, उसका वो यहाँ पर वो आए हैं, तो एक पहचान दी गई है ना, तो वो राज्य सरकार के अंडर आती है। ऐसे ही परिवहन है, परिवहन भी मध्य प्रदेश परिवहन लिखा होगा या हरियाणा का लिखा होगा या कोई भी राज्य होगा। XYZ कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं ना। तो किसी की भी बात करें तो सबका अपना अपना बना हुआ है। समवर्ती सूची की अगर बात करें, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की यहाँ पर आपको बात देखने को मिलती है। वर्तमान में इसके 52 विषय हैं। शिक्षा जो आती है वो समवर्ती सूची में आती है और स्वास्थ्य भी जो होता है वो भी समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा कैसे आती है? आप सबको पता है कि CBSE बोर्ड होता है, HBSE बोर्ड होता है, राजस्थान का भी बोर्ड होता है, RBSE बोर्ड होता है, आपका भी बोर्ड होगा। तो इस तरह जो है अपने राज्य सरकार के अंडर भी आती है। और जो CBSE है ये ऑल इंडिया में है, ठीक है। CBSE स्कूल ऑल इंडिया में है, लेकिन राज्य ने भी अपने, जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का भी अपना बोर्ड बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि जो शिक्षा है वो हमारी समवर्ती सूची में आती है। ऐसे ही स्वास्थ्य आता है, ठीक है। तो ये सब, ये इतना मैंने आपको बताया, ये सब किस में आता है? तो ये अनुसूची 7 में सब आता है, यानी कि उनकी सूचियों का उल्लेख मिलता है और उनकी शक्तियों का विभाजन जो है ये सब आपको अनुच्छेद 7 मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने अनुच्छेद 7 तक पढ़ा दिया है, तो इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी 8th अनुसूची पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट करना भी भूल जाते हैं, तो ज़रूर कीजिए। अनुसूची 8 में आपको क्या मिलता है? भारतीय मान्यता प्राप्त आपको 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है।
कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। लेकिन मूल रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है, तो 14 भाषाओं का जो है प्रावधान किया गया है। 1967 की अगर हम बात करें तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। सन पूछा जाए तो 1967 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। बात करें 1992 की, आज से अगर देखा जाए 31 साल पहले, तो 71वां जो है संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है जोड़ा गया था। ये सब आपको याद रखना है कि किस भाषा को किस सन में जोड़ा गया था। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। बात करें हम 92 की, तो 71 संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। बात करें 2003 की, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो ये इतना, वैसे तो भारतीय मान्यता प्राप्त जो हैं 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल रूप से बात करें तो 14 भाषाएं हैं। भाषाओं का कहाँ उल्लेख मिलता है, किस अनुसूची में हमें देखने को मिलता है, तो अनुसूची 8 में जो है हमें इनका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं अपनी अनुसूची 9 पर, कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो इस समय 51 में हुआ था। इसमें क्या था कि संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अनुसूची 9 में आपको इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे हम अनुसूची 10 की। आपको 12 अनुसूचियां बताई थी ना, तो 10वीं तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें ऐसा खास क्या है जो हमें याद रखना है। अनुसूची 10 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। मैं जानती हूँ एक बार में आपको याद नहीं होगा, तभी मैं कह रही हूँ कि अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और जब मैं आगे की वीडियोस करवाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको रिवाइज भी साथ साथ करवाती जाऊंगी। ये नहीं है कि एक वीडियो में बात होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको इसकी जो है रिविजन करवाती रहूँगी, इस तरह आपको याद हो जाएगा, डरिए मत। अनुसूची 10 की बात करें, 10वीं की बात करें, तो 52वां संविधान संशोधन होता है, जो कि 1985 में होता है। और इसमें आपको किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, दल बदल विरोधी कानून का इसमें आपको उल्लेख मिलता है। तो ये सब किस में होता है, अनुसूची 10 में होता है, 1985 में होता है, और 52वां संविधान संशोधन होता है। अनुसूची 9 में क्या होता है, पहला संविधान संशोधन होता है। पहला संविधान संशोधन तो आप याद रखिए ही, कब होता है, 1951 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद भी आपको याद रखने हैं, लेकिन पहला तो याद रखिए ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 11 की अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 11 में ऐसा खास क्या है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन होता है, जो कि 1993 में होता है। और पंचायतों से जुड़ा हुआ है, उनके कार्य दिए गए हैं, और 29 विषय इसमें दिए गए हैं कि कार्य करने के लिए पंचायतों से जुड़ा हुआ और पंचायतों के गठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह ही 12वां अनुसूची में क्या होता है, 74वां संविधान संशोधन होता है। ठीक इसके बाद इसमें ऐसा खास क्या होता है, और ये भी 1993 में होता है, इसमें नगर निकाय नगर पालिका का उल्लेख मिलते हैं। समझ रहे हैं आप। 11 में बात करें तो वो जुड़ा हुआ है पंचायतों से। अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो उसमें नगरों से जुड़ा हुआ है, नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको 29 विषय दिए गए हैं, और इसमें आपको 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। तो अनुसूची 11 यानी 11वीं और 12वीं को आप इकट्ठा करके याद करिए। मैंने तो ऐसे नोट्स बना रखे हैं, वैसे करके करिए। इसमें क्या करेंगे कि इसमें हुआ है 73वां संविधान संशोधन, इसमें हुआ है 74वां हुआ है। इसमें आपको पंचायत के बारे में पता लगता है 11वीं में, और 12वीं में आपको क्या मिलता है, 12वीं में आपको नगर के बारे में पता लगता है। ठीक है, इसमें पंचायत, इसमें नगर, इसमें जोड़े गए हैं हमारे 29 विषय, और इसमें जोड़े गए हमारे 18। वैसे तो 19 होने चाहिए, 10 कम कर दे, लेकिन एक और कम कर दो, 18 हो गया याद। अनुसूची और अनुसूची 11 12 आपको याद हो गई। ठीक है, और इसी तरह जो है आपको पहली अनुसूची भी मुझे लगता है आराम से याद होगी, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है।
सेकंड में होता है कि पदाधिकारियों के हमें उसमें प्राप्त होने वाले वेतन हैं, भत्ते हैं, पेंशन है, उनका उल्लेख मिलता है। थर्ड में आपको उनकी शपथ से उल्लेख मिलता है कि पदाधिकारियों की शपथ दिलाते समय जो चीज़ें होती है उस चीज़ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चौथी में आपको क्या होता है कि राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख मिलता है। इसमें 5 में क्या होता है कि जाति, जो अनुसूचित जाति होती है और जनजातियाँ, उनके प्रशासन और नियंत्रण का आपको उल्लेख मिलता है। जब प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख मिलेगा, 5 और 6 को इकट्ठा जोड़ दीजिए। मैंने आपको एटीएम के बारे में बताया है ना, तो एक एम और जोड़ लीजिए, तो ये छठी अनुसूची में आ जाएगा। और 5वीं में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करनी है। ठीक है, तो इस तरह आपको 2 अनुसूचियां याद हो गई। ठीक है, फर्स्ट आपको याद होगी कि राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में पता लगेगा, पदाधिकारी की शपथ हो गई। और सेकंड में आपको पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का पता लगा। और थर्ड में आपको उनकी शपथ का पता लगा। ठीक है, और फिर 5वीं और छठी को आप इकट्ठा कर लीजिए। 7वीं में आपको जो संघ सूची, राज्य सूची और संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इतनी बार मैं आपको पढ़ा चुकी, तो ये सब किस में आता है? 7 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से आपसे कैसे पूछा जाएगा, जो शिक्षा है वो किस सूची के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। रक्षा किस सूची में आती है? तो वो संघीय सूची में आती हैं। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8 ऐसे बन रहा है, तो भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं का है, वैसे मूल रूप से 14 हैं। ठीक है, और 9th में आपको जो मैंने बता दिया, 9th में ऐसा खास क्या है जो आपको याद रखना है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हमारा 1951 में हुआ था। जब 1951 की बात हो गई है तो उसमें संपत्ति से जुड़ा होगा। ठीक है, हमारे लिए पैसा बड़ा है ना, तो पहले नंबर पे तो पैसा ही आता है। इस तरह याद कर लीजिए कि पहले नंबर पे तो पैसा ही आता है, पैसा ही हमारी बेसिक नीड है। तो संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख मिलता है पहले संविधान संशोधन में, जो कि 1951 में हुआ। ये सारा कुछ आता है अनुसूची 9 में। ठीक है, अगर दल बदलना है तो 10वीं में आएगा। ठीक है, और 11वीं और 12वीं तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले आप पंचायत को करिए, 73वां संविधान संशोधन है, और 12वां जो अनुसूची है उसमें 74 है। ठीक है, उसमें नगर के बारे में बात है ना आसान। एक बार और वीडियो को देख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। आज की डेट में, आज रात को आप इसको याद करके ही सोइएगा, तभी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो होगी संविधान के स्रोत। ये कल आप सुबह आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसे एकदम से मैं सब कुछ याद नहीं करवा सकती। ठीक है, आप आज रात को अपने आप ये वीडियो देख लेंगे ना, नोट्स बनाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइए। एक बार 2 बार वीडियो देखिए और रात को याद करके सोइए। सुबह उठेंगे तो फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो? होप सो बढ़िया ही लगी होगी। अब आपका काम क्या बनता है? मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान के स्रोत, और इसी तरह हम अपनी सिविक्स की क्लासेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। होप्स ऑफ सिविक्स जल्दी ही खत्म हो जाए, और साथ में मैं आपको हिंदी ग्रामर भी करवाऊंगी। कल का टॉपिक हमारा संज्ञा रहेगा। मैं संज्ञा की रिवीजन करवाऊंगी, नोट्स भी दूंगी। नोट्स आप खुद ही बनाएगा, नोट्स नहीं दूंगी, और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप संज्ञा को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आती है वेल एंड गुड है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। किसी को नहीं आती है तो उसको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, रिवाइज जितना करेंगे चीज़ों को उतनी जल्दी हो जाती है। और हिंदी ऐसा नहीं है कि एक ही टैट में आती है, ऐसा कुछ है। हिंदी सब जगह आती है, तो हिंदी तो करना ज़रूरी ही है। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल। ठीक है, और आज ये वीडियो देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।